हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूम बायोलॉजी। कॉकरोच पे जो सेशंस कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा ये लास्ट वीडियो है कॉकरोच के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको कॉकरोच का पहले 4th पार्ट और 5th पार्ट अच्छे से देखना है, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है। बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को समझे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हम नहीं समझ सकते। बेसिकली मैं इसमें केवल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ही नहीं, कॉपुलेशन कैसे होता है, स्पर्म्स कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, फीमेल बॉडी में कैसे पहुँचेंगे, फीमेल बॉडी में कहाँ स्टोर होंगे, वो सब कुछ भी यहाँ पे डिस्कस होगा। लेकिन अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप पहले इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार बहुत शॉर्ट में केवल उतना सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना मुझे यहाँ पे जानना है, ताकि मेरे लिए ये वीडियो समझना थोड़ा आसान हो जाए। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी प्रेजेंट है जहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग ओवरी में बनने के बाद अपनी अपनी ओविडक्ट से होता हुआ एक कॉमन ओविडक्ट या वजाइना में पहुँचता है, जो कि ये जो है ये कॉमन ओविडक्ट या वजाइना है, ठीक है। बाद में ये कॉमन ओविडक्ट और वजाइना एक पोर के थ्रू, जिसे फीमेल गोनोपोर कहा जाता है, उस पोर के थ्रू यहाँ जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। यानी अल्टीमेटली जो एग सेल्स हैं, ये एग सेल्स ओवरी में बनने के बाद में अल्टीमेटली जेनाइटल चैम्बर में पहुँचते हैं। क्लियर। फिर जब कॉपुलेशन होता है तो उस कॉपुलेशन के वक्त बेसिकली ये होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में एंटर करते हैं यहाँ जेनाइटल चैम्बर से होते हुए स्पर्म जाकर इस स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। बाद में जब ओवा और स्पर्म्स दोनों साथ में इस जेनाइटल चैम्बर में पहुँचते हैं, ये स्पर्मेथिका भी इसी जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। तो जो स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में स्पर्मेथिका में स्टोर्ड है, वो भी अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे, जेनाइटल चैम्बर में। तो जेनाइटल चैम्बर में एक साथ पहले तो वजाइना या कॉमन ओविडक्ट से एग सेल्स पहुँचेंगे और उसके साथ साथ में स्पर्मेथिका से स्पर्म्स पहुँचेंगे। और स्पर्मेथिका में स्पर्म्स कहाँ से आए, कॉपुलेशन के वक्त स्पर्म्स जेनाइटल चैम्बर से होते हुए स्पर्मेथिका में जाकर स्टोर हो गए थे। क्लियर। और यहाँ पर इस पूरे चैम्बर को कहा जाता है जेनाइटल पाउच, और ये जेनाइटल पाउच के 2 पार्ट है। ये जो एंटीरियर पार्ट है इसे जेनाइटल चैम्बर कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूलम या ऊथिकल चैम्बर। नाम याद रखने आपको सारा, इस ऊथिकल चैम्बर, ठीक है। जब कॉकरोच कॉपुलेट करता है तो मेल कॉकरोच अपने हुक की हेल्प से इस ऊथिकल चैम्बर को ओपन करता है। मतलब यहाँ पे हुक्स की हेल्प से, देखेंगे हम हुक वगैरह भी, हुक की हेल्प से इस ऊथिकल चैम्बर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे गोनेपोफाइसिस कहते हैं मेल में भी, ठीक है, फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया को गोनेपोफाइसिस कहते हैं, फीमेल में भी गोनेपोफाइसिस कहते हैं, अपने गोनेपोफाइसिस को इंसर्ट करता है इस जेनाइटल चैम्बर में। मेल अपने गोनेपोफाइसिस को इस जेनाइटल चैम्बर में इंसर्ट करता है और इंसर्ट करने के बाद स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज करता है यहाँ पर, और ये जाकर स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होते हैं जहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म्स टेस्टिस में बनने के बाद इन वास डिफरेंस से जाकर अंदर सेमाइनल वेसिकल में जाकर स्टोर हो जाते हैं। सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होने पे ये जितने भी स्पर्म्स होते हैं, इन स्पर्म्स को एक बंडल की फॉर्म में अरेंज कर लिया जाता है और उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। तो ये बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक केस है, एक डब्बा है स्पर्मेटोफोर, और उसके अंदर प्रेजेंट है स्पर्म्स फ्लूइड, और उन फ्लूइड में प्रेजेंट है बहुत सारे स्पर्म्स, ठीक है। तो जब मेल कॉकरोच कॉपुलेट करता है फीमेल कॉकरोच को, तो इन स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है, उसके जेनाइटल चैम्बर में रिलीज कर देता है स्पर्मेटोफोर्स को। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो पढ़ना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो आप, ये फेलोमियर्स हैं। ये क्या है, फेलोमियर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ देखो आपकी, यहाँ पे आपको एक टिटिलेटर दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये लेफ्ट फेलोमियर का ही पार्ट है। इस लेफ्ट फेलोमियर का एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है टिटिलेटर। ये है प्रॉपर, ये वो टिटिलेटर। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ।
क्योंकि ये हम आगे काम में लेंगे। ये टिटिलेटर है, ठीक है। इस टिटिलेटर के एंड में आपको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये कहाँ प्रेजेंट है? टिटिलेटर के एंड में। जो मैं आपको कह रहा था कि जो ऊथिका पोर रहता है फीमेल में, उस ऊथिका पोर को इसी टिटिलेटर के हुक से जो है ओपन किया जाता है। और इसी लेफ्ट फेलोमियर में पीछे की तरफ आपको दिख रहा है ये एक सूडोपेनिस, ठीक है। अभी सूडोपेनिस का क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इंटेस्टिस में क्या फॉर्म हो जाएंगे ये अभी हमने देखा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये स्पर्म्स सेमाइनल वेसिकल में जाकर स्टोर हो जाएंगे, वहाँ स्पर्मेटोफोर्स बन जाएंगे। बाद में उस सेमाइनल वेसिकल से ये डक्ट आता है जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और स्पर्मेटोफोर्स इन इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यहाँ से बॉडी से बाहर आएंगे और फीमेल बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो कॉकरोचेस का ब्रीडिंग सीजन रहता है मार्च टू सितंबर सीजन। इस ब्रीडिंग सीजन में बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल कॉकरोच है वो एक हाईली ओडोरस, मतलब एक ओडोरस मतलब जिसका एक खुशबू हो ना, एक स्मेल हो जिसका एक है ना, तो एक बहुत ज़्यादा महकने वाला, हाईली ओडोरस मतलब बहुत ज़्यादा महकने वाला। तो फीमेल एक बहुत ज़्यादा महकने वाला और वॉलेटाइल सेंट रिलीज़ करती है अपनी बॉडी से, ठीक है। फीमेल में कुछ सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये जो सेंट है इसको कहा जाता है फेरोमोन्स। दिस इज कॉल्ड एज फेरोमोन्स। ये बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो मेल कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ब्रीडिंग सीजन में फीमेल सीक्रेट करती है फेरोमोन्स। तो जब ये फेरोमोन्स रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में तब मेल कॉकरोचेस के एंटीना पे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं इन फेरोमोन्स को। इन फेरोमोन्स को सेंस करने के बाद में ये मेल उस फीमेल के पास में जाता है और वहाँ से अब इनका कॉपुलेशन शुरू होगा। सबसे पहले मेल अपने हुक्स को, टिटिलेटर पे जो हुक प्रेजेंट है ये देखो आप, मैं इसको और एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारा, तो आप वहाँ पे भी इसको देखो और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट फेलोमियर है उसका एक कॉम्पोनेंट होता है टिटिलेटर। इस टिटिलेटर के एंड में ये हुक प्रेजेंट है। तो मेल कॉकरोच इस हुक से जो फीमेल जेनिटल पाउच जो रहता है उसके पोर को ओपन करता है सबसे पहले तो, है ना, इस ऊथिका पोर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद में ये अपने फेलोमियर्स को उस जेनिटल पाउच में इंसर्ट करवा देता है। तो ये जो आपको फेलोमियर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे किस में इंसर्ट हो जाएंगे? ये सब इंसर्ट हो जाएंगे फीमेल के जेनिटल पाउच में, ठीक है। अब कॉकरोचेस को स्पर्मेटोफोर को रिलीज करना है फीमेल बॉडी में। इसके लिए उसको चाहिए एक और अच्छा एंकरेज, मतलब ऐसा होना चाहिए कि स्पर्मेटोफोर्स बहुत इजीली अंदर रिलीज कर जाए। तो मेल और फीमेल का एंकरेज बढ़ाने के लिए अब कॉकरोच क्या करेगा कि अपने सूडोपेनिस को फीमेल गोनोपोर में एंटर करता है, इंसर्ट कर देता है। ये देखो आप, ये सूडोपेनिस का स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे। सूडोपेनिस के एंड में आपको एक बटन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये बटन शेप्ड स्ट्रक्चर जाकर कहाँ इंसर्ट हो गया? ये इंसर्ट हो गया फीमेल गोनोपोर में। तो फीमेल गोनोपोर में इंसर्ट होने के बाद में अब क्या हो गया है? एंकरेज बहुत अच्छा मिल गया उसे। और जब एंकरेज बहुत अच्छा मिलता है तब जाकर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द फीमेल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। और स्पर्मेटोफोर्स के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। एक केस होगा, उस केस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा और उसके अंदर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे स्पर्म्स। तो ये तो हो गया कॉपुलेशन। कॉपुलेशन टाइम की अगर बात करूँ तो करीब 1 आवर का टाइम लगता है एक मेल और फीमेल कॉकरोचेस को आपस में कॉपुलेट करने में, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो यहाँ पर, मैं एक बार वापस इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो ये है पूरा आपका जेनिटल पाउच या ब्रूड पाउच कहते हैं इसको, ये जेनिटल पाउच या ब्रूड पाउच। सबसे पहले तो मेल कॉकरोच आता है और टिटिलेटर के हुक की हेल्प से इस पोर को ओपन कर देगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो मेल अपने फेलोमियर्स को यहाँ अंदर एंटर करवा देगा। फेलोमियर्स को एंटर करवा दिया। फेलोमियर्स को एंटर करवाने के बाद में वो अपने जो सूडोपेनिस है, उस सूडोपेनिस पे जो बटन शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके हेल्प से उसको इंसर्ट करवाता है फीमेल गोनोपोर में, जिससे उसको और अच्छा एंकरेज मिलता है। और फिर ये स्पर्मेटोफोर्स जो है रिलीज कर देता है इनटू द फीमेल बॉडी। ये स्पर्मेटोफोर्स जो अभी हमने देखे, ये स्पर्मेटोफोर्स यहाँ पे आने के बाद में इन स्पर्मेटोफोर्स में जितने भी स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद स्पर्म्स जाकर इस स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे।
स्पर्मेटोफोर्स में से स्पर्म रिलीज होंगे और स्पर्म जाके स्पर्मेथिका में रिलीज हो गए। और स्पर्मेटोफोर के ऊपर जो केस है, देखो जैसे ये स्पर्मेटोफोर है ना, ये स्पर्मेटोफोर के ऊपर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर वीडियो ढंग से देखा हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल में जाने के बाद आपस में ग्लू हो जाते हैं, है ना, आपस में चिपक जाते हैं और फिर उनके ऊपर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये केस बनता है। ये केस में टोटल 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी किया है, आप वहाँ पे देख लें इसको। और जब ये फीमेल बॉडी में जाएगा तो इस केस में से सारे स्पर्म्स बाहर आ जाएंगे और ये स्पर्म्स जाकर स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल में स्टोर हो जाते हैं और इस केस को एम्प्टी हो जाने के बाद फीमेल अपनी बॉडी से वापस जो है बाहर निकाल देती है। किसको? उस केस को बाहर निकाल देती है, जबकि उसमें से स्पर्म्स जाके स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे। स्पर्मेटोफोर फीमेल बॉडी में करीब 20 घंटे तक रहता है। 20 घंटे तक रहते वक्त इस पीरियड में क्या होता है, स्पर्म्स जो है एस्केप कर जाएंगे इस स्पर्मेटोफोर से और स्पर्मेथिका में जाकर अपने आप को स्टोर कर लेंगे और फीमेल वो जो खाली केस है स्पर्मेटोफोर का उसको जो है बॉडी से बाहर ड्रॉप आउट कर देती है। अब मीनवाइल क्या होगा, मीनवाइल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओवेरियोल्स। हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट है। हर ओवेरियोल में एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ओवरी में 8 ओवेरियोल यानी दोनों ओवरीज में टोटल 16 ओवेरियोल प्रेजेंट है और हर ओवेरियोल से एक ओवा रिलीज होता है या एक ओवम रिलीज होता है। तो टोटल 16 ओवा रिलीज किए जाएंगे और ये ओवा ओविडक्ट से होते हुए वजाइना और फीमेल गोनोपोर से होते हुए जेनिटल पाउच में पहुंच जाएंगे। जब ये जेनिटल पाउच में पहुंचेंगे तब जो गोनेपोफाइसिस है, ये गोनेपोफाइसिस इन ओवा को 16 ओवा को 2 पैरेलल रोज में इसी जेनिटल पाउच में क्या कर लेगा, अरेंज कर देगा। कौन करेगा? गोनेपोफाइसिस। इसीलिए गोनेपोफाइसिस के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ओवीपोजिटर, यानी ओवा को पोजीशन करने वाला। क्लियर? अब यहाँ पे रोज का फॉर्मेशन हो चुका है और अब जो स्पर्मेथिका में स्पर्म्स स्टोर्ड हैं वो भी जेनिटल पाउच में डिस्चार्ज किए जाएंगे। ये स्पर्म्स आएंगे और पैरेलली अरेंज्ड ओवा को फर्टिलाइज कर देंगे। अब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में हुआ है, इसलिए याद रखना है कॉकरोचेज में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और अब फर्टिलाइज्ड एग्स अपने आप के चारों तरफ कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, सेम जैसे स्पर्मेटोफोर बना था। ये एग्स है, ठीक है, इन एग्स का फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इन एग्स का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। हमने पैरेलल रोज में अरेंज कर रखे थे, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना दी जाती है और इस हार्ड कवरिंग को बनने के बाद अब इस स्ट्रक्चर को, इस केस को कहा जाता है उथिका। केस मतलब डब्बा, इस डब्बे को कह देंगे हम उथिका। अब तो आप कॉमन भाषा में ऐसे समझ लो कि एक डब्बा है, डब्बे की एक हार्ड कवरिंग है और उसके अंदर प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड एग्स। समझ में आया? अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि ये जो उथिका का जो केस है, ये केस कौन बनाता है। ये हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कौन सी ग्लैंड है जिसके सिक्रेशन से उथिका के केस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये देखो आपके सामने ये उथिका है जिसके अंदर प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड एग्स। अब बेसिकली क्या होता है कि ये उथिका जो डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन है, कलर कैसा है, डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कलर का रहता है और ये उथिका जो है बाद में फीमेल अपनी बॉडी से जो है रिलीज़ कर देती है। रिलीज़ करके ये उनको सेफ प्लेसेस पे जहाँ पे अच्छी खासी ह्यूमिडिटी हो और आसपास कहीं फूड का सोर्स हो, वहाँ ले जाकर इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल के वहाँ पर रख देगी या उसको ग्लू कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है? तो कितना रहता है इसका लेंथ, करीब 8 mm इसका लेंथ रहता है और बाद में फीमेल इसको ड्रॉप कर देती है या ग्लू कर देती है एक सूटेबल सरफेस पे जो जनरली क्रैक्स हैं। क्रैक्स का मतलब जैसे आप देखते हो ना कि आपके घरों में कॉर्नर्स में कई बार कहीं क्रैक्स डेवलप होते हैं टाइल्स के बीच में, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल जाए। बेसिकली आपको ये मिलेंगे वॉश बेसिन के आसपास और वहाँ पर जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और जहाँ पर फूड सोर्स अवेलेबल हो, वहाँ पर ये इनको ले जाकर बॉडी से बाहर निकाल कर रख देते हैं। एक फीमेल ऑन एन एवरेज, ये याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं देखो सारे के सारे, एक फीमेल ऑन एन एवरेज एक टाइम पे 9 से 10 उथिका जो है वो डिस्चार्ज करती है और हर उथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं। देखो आप फीमेल कितने उथिका डेवलप कर रही है, 9 to 10,
और हर उथिका में 14 to 16 एग्स प्रेजेंट है। अब इन एग्स का डेवलपमेंट ऑब्वियसली उथिका के अंदर ही हो रहा होगा। अब उथिका के अंदर एग्स डेवलप होते रहते हैं, हमने कहा ना नियर अ फूड सोर्स, वो इसीलिए रहते हैं ताकि आगे डेवलपमेंट में, और अब जब हम आगे आगे जैसे जैसे निम्फल स्टेजेस की बात करेंगे तो उनको भी फूड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फूड सोर्स के पास में इनको जो है रखा जाता है। तो एग्स का डेवलपमेंट होता रहेगा। अब मैं चलता हूँ डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में आप इसे समझें, एग का जब डेवलपमेंट होता है तो पहले एक निम्फ लाइक स्टेज बनती है, पहले एक स्टेज बनती है जिसे कहा जाता है निम्फ, ठीक है। और ये निम्फ 1 से निम्फ 2, निम्फ 2 से निम्फ 3, इस तरह की बहुत सारी स्टेजेस रहती है। टोटल 13 निम्फ की स्टेजेस निकलती है, टोटल 13 निम्फ की स्टेजेस निकलती है, तब जाकर एक एडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग से पहले क्या डेवलप होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के निम्फ, और इस निम्फ से अल्टीमेटली डेवलप होगा एक एडल्ट कॉकरोच। क्लियर? इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसमें जो कॉकरोचेस का डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेजेस के थ्रू होता है। एग से पहले निम्फ बनेंगे, निम्फ से फिर एडल्ट का डेवलपमेंट होता है। ये देखो एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक उथिका, और देखो किस तरह से उथिका में पहले तो इस तरह के निम्फ के स्टेजेस का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे ये निम्फ जो है इस उथिका से बाहर निकलने लगते हैं, और अब आगे चल के ये और ज़्यादा डेवलपमेंट शो करेंगे। डेवलपमेंट टाइम की बात करूँ तो करीब 4 से 8 वीक्स यानी 1 से 2 महीने लगते हैं इस पूरे डेवलपमेंट में। निम्फ और एडल्ट देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आप ये पिक्चर देखो, निम्फ और एडल्ट करीब करीब एक जैसे दिखाई देते हैं। और निम्फ को अगर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो करीब 13 मोल्टिंग करनी पड़ेगी। इसको मोल्टिंग कहते हैं, मतलब कि एक निम्फ, जैसे निम्फ 1 को अगर मैं निम्फ 2 बना रहा हूँ तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। तो मोल्टिंग टोटल कितनी बार हुई? 13 बार। तो टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, तब जाकर एक एडल्ट फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, वो ज़रूर आप ध्यान रखें कि द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब जो लास्ट निम्फल स्टेज है, ये देखो आप इसको कहेंगे हम लास्ट निम्फ, ये लास्ट निम्फ और ये एडल्ट। तो लास्ट निम्फल स्टेज के बाद की जो स्टेज है, इस वाले स्टेज में कॉकरोच के पास में विंग पैड्स होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? विंग पैड्स होंगे, विंग्स नहीं होंगे, लेकिन विंग्स केवल एडल्ट कॉकरोच में ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। जो हम कहते हैं कॉकरोचेस में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स केवल एडल्ट कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी निम्फल स्टेज में आपको विंग्स नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट जो लास्ट निम्फ है उसके बाद की स्टेज में आपको विंग पैड ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन विंग्स प्रॉपर जो है केवल और केवल एडल्ट कॉकरोचेस में ही देखने को मिलेंगे, और ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। 2 मोल्टिंग के बीच का जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं स्टेडियम। क्या कहते हैं? स्टेडियम। ये दोनों टर्म्स समझें अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका निम्फ 1 स्टेज और ये आपका निम्फ 2 स्टेज, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं मोल्टिंग। तो निम्फ 1 से जो निम्फ 2 बनने में जो टाइम लगा, उस टाइम को नाम दिया गया स्टेडियम। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मोल्टिंग इज कॉल्ड एज स्टेडियम, ठीक है। और इन निम्फ के बीच की जो स्टेज है, यानी कि ये समझो आप निम्फ 1 स्टेज और ये निम्फ 2 स्टेज, यानी इसके बीच में जो भी ये स्टेज रहेगी उसको कहा जाता है इंस्टार। इसको क्या कहते हैं? इंस्टार, है ना। 2 निम्फ के बीच की स्टेज में जो जिस स्टेज में वो रहता है कॉकरोच, उसको आप कहते हो इंस्टार। तो 2 निम्फ के बीच का टाइम ड्यूरेशन स्टेडियम, और उन दोनों के बीच की जो स्टेज है उसको कहा जाता है इंस्टार। यानी अगर एक निम्फ से दूसरा निम्फ बनाना है तो वो एक हमेशा इंस्टार वाली स्टेज से पास होता है। तो ये था कॉकरोचेस का डेवलपमेंट। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो या मुझसे कम्युनिकेट करना हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपको बहुत हेल्प कर रहा है आपकी स्टडीज़ में, तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के बहुत सारे और वीडियोज़ जो एक्सेसिबल नहीं है नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए, वो भी आप इजीली एक्सेस कर सकें। चैनल को ज्वाइन करना बहुत आसान है। हर वीडियो के नीचे जहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहीं पर आपको एक ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा। बस उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और यूट्यूब आपको अपने आप गाइड कर देगा कि कैसे इसे ज्वाइन
करना है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।